वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपन से चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो लेसन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स? क्या आपको पता था कि बहुत ही पहले से, मीन्स एंशिएंट टाइम से, पुराने ज़माने से ही इंडिया जो है लर्निंग का सेंटर माना जाता था। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? और अगर हमें पता है तो कैसे? देर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, पाम लीफ रिकॉर्ड्स एंड आर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंसेस। और इसका पता हमें कैसे चलता है? हमने स्टोन्स पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें पढ़ा, हमें उनसे ये पता चलता है। कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, पाम लीव्स पे रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता चलता है, और भी अलग अलग तरीके की जो हमारी बुक्स हैं उनसे हमें इस बात का एविडेंस मिलता है कि एजुकेशन जो है हिस्टोरिकली ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, मीन्स बहुत पहले से चलता आ रहा है। Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbook and assessment practices. आज का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा इंडिया का, उसमें प्रॉपर सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड होती हैं और असेसमेंट यानी कि एग्जामिनेशन भी होता है टाइम टू टाइम। हैव यू एवर थॉट वॉट दीज वर लाइक इन द पास्ट? कभी आपने इमेजिन किया है, कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से ये सभी हुआ करता था पास्ट में? इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इस फीचर स्टोरी में, मीन्स इस लेसन में, हमें झलकियाँ मिलने वाली हैं अपने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की। सो लेट अस स्टार्ट। You must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit in parts of India from early times. आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री बुक्स में, और भी कई सोर्सेज से आपको ये पता होगा कि बहुत ही पहले से, मीन्स पुराने टाइम से ही दुनिया के कोने कोने से लोग, यानी वेरियस रीजन से लोग आते थे, जिनका कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हुआ करता था, जिनका कल्चर अलग हुआ करता था। उन्होंने इंडिया आना शुरू कर दिया था, इंडिया को विजिट करना शुरू कर दिया था। इसका रीज़न क्या था? टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। इंडिया के बारे में उन्हें बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें मालूम थी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे इंडिया की तरफ। The fame of Indian culture, wealth, religions, philosophies, art, architecture, as well as its educational practices had spread far and wide. इंडिया की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा थी बाकी के देशों में, और उसका रीज़न क्या था? इंडियन कल्चर, इंडिया का वेल्थ, हमारा जो रिलीजन है यहाँ का वो, फिलॉसफीज़, हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मीन्स हमारी बिल्डिंग्स, और यहाँ तक कि हमारा जो एजुकेशनल प्रैक्टिस था, मीन्स हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, वो भी पॉपुलर था आसपास के देशों में। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड एनकरेज ह्यूमैनिटी। हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसे माना जाता है सोर्स, किस चीज़ का? नॉलेज का सोर्स माना जाता था, ट्रेडिशन का सोर्स माना जाता था, क्योंकि उसमें हमारा कल्चर और ट्रेडिशन भी पढ़ाया जाता था, और ऐसी प्रैक्टिसेस का सोर्स माना जाता था जो कि इनकरेज किया करती थी स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटी में बिलीव करने के लिए। अब हम जानते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। कुछ फीचर्स पे अब हम फोकस करेंगे। From the time of Rig Veda onwards, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. ऋग वेदा के टाइम से ही, ऋग्वेद जब टाइम चल रहा था उस वक्त से ही हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व कर रहा था एक ऐसे पीरियड के रूप में जो कि फोकस किया करता था ऑन होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट से हमारा मतलब यहाँ पे हो जाता है कि उस एजुकेशन सिस्टम में ध्यान रखा जाता था स्टूडेंट्स के इनर हेल्थ का भी और आउटर हेल्थ का भी, मीन्स मेंटल हेल्थ का भी और फिजिकल हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखा जाता था।
The system focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life. जो एजुकेशन सिस्टम था वो फोकस किया करता था स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन देने पे, फिज़िकल एजुकेशन देने पे भी फोकस करता था जिससे कि वो फिज़िकली फिट रहें. स्पिरिचुअल एजुकेशन मीन्स रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती थी. एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और भी जो हाई ऑर्डर स्किल्स होती हैं लाइफ की, उन पे भी फोकस किया जाता था. वो सभी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी. इट एम्फसाइज्ड ऑन वैल्यूज़ सच एज ह्यूमिलिटी, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations. Humility का मतलब यहाँ पे है the quality of having a modest or low view of one's importance. इसका मतलब है कि अपने आप को ऐसा नहीं मानना कि मैं ही सबसे ग्रेट हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ. नहीं, अपने आप को हमेशा अपने सामने वाले से कम समझना. ये हुआ यहाँ पे ह्यूमिलिटी. तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्फसाइज किया करता था, मीन्स फोकस ज़्यादा रखता था किस पे, कुछ वैल्यूज़ पे, जैसे कि ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई पे, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने पे, सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता, अपने आप पे भरोसा रखने पे, मीन्स अपना काम खुद करने पे, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, और सभी जो क्रिएशंस हैं गॉड की उनकी रिस्पेक्ट करने पे. ये जो क्रिएशन अगर हम यहाँ पे कहते हैं तो ये एनिमल, प्लांट, ह्यूमन सब कुछ इंक्लूड करता है. स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. और स्टूडेंट्स को ये मैंडेटरीली सिखाया जाता था, इम्पॉर्टेंट रूप से सिखाया जाता था, बैलेंस मेंटेन रखना ह्यूमन बींग्स में और नेचर के बीच में. टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स. टीचिंग लर्निंग के साथ साथ बच्चों को वेद भी सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, और जो हमारी होली बुक्स हैं लाइक उपनिषद वो भी सिखाई जाती थी. फुलफिलिंग ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी. और उन्हें ये सभी बताया जाता था कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स सेल्फ मीन्स खुद की ओर उनका जो कर्तव्य है, उनके फैमिली की ओर उनकी जो ड्यूटी है, और जो सोसाइटी की ओर ड्यूटी है, उन सभी को उन्हें कैसे पूरा करना है ये सभी बताया जाता था. 10. encompassing all aspects of life. encompassing means surround and have or hold within. So इस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब कुछ कवर करता था. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करता था. जैसे यहाँ पे ऊपर बताया गया, खुद की तरफ अपनी ड्यूटी, और फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ, एट्सेट्रा. एजुकेशन सिस्टम फोकस बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट. जो एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले का था वो लर्निंग पे भी, कंटेंट जो हमारा होता था एजुकेशन का उसको सीखने पे भी फोकस करता था, और स्टूडेंट्स का जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस किया करता था. इन अदर वर्ड्स द एम्फोसिस वॉज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. और हम ये कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज किया करता था हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी दोनों को. You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. Pragmatic का मतलब है dealing with things sensibly and realistically. तो आप भी इस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन है, जो ये एजुकेशन हेरिटेज है हमारा, ये प्रैग्मेटिक हुआ करता था, मीन्स रियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस किया करता था, सेंसिबल चीज़ों पे, और इसके जो गोल्स हुआ करते थे वो अचीवेबल हुआ करते थे. मीन्स कि बहुत ही ऐसे गोल्स नहीं बना लिए जाते थे जिन्हें पाना कि इम्पॉसिबल हो, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ. और वो जो गोल हुआ करते थे वो कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ मीन्स कि कहीं ना कहीं से लाइफ में काम आने वाले ही हुआ करते थे. अब हम जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ एजुकेशन क्या थे एंशिएंट टाइम में इंडिया में. The ancient system of education was the education of Vedas, Brahmanas, Upanishads and Dharma Sutras. Ancient sources जो थे हमारे एजुकेशन के, सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे जो हमारे वेद थे वो हुआ करते थे. ब्राह्मणास मीन्स जो टीचर्स हमारे हुआ करते थे वो. उपनिषद ये भी बुक्स होती हैं, होली बुक्स होती हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाई जाती थी. एंड धर्म सूत्रास, धर्म सूत्र होते हैं एनी ऑफ सेवरल मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट फॉर्म द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ.
कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे ह्यूमन कंडक्ट के पुराने टाइम में, और वो एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किए गए थे, जिससे कि हिंदू लॉज डिटरमिन किए जाते थे। उन्हें धर्म सूत्रा कहा जाता था। उनकी टीचिंग भी बच्चों को दी जाती थी। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। आप सभी ने इन ग्रेट स्कॉलर्स का नाम किसी न किसी फॉर्म में जरूर सुना होगा, आर्यभट्ट का, पाणिनि का, कात्यायन और पतंजलि का। Their writings and medical treatises of Charak and Sushruत were also some of the sources of learning. जो अभी मैंने आपको स्कॉलर्स के नेम्स बताए, उनकी लिखी हुई बुक्स और इवन मेडिकल ट्रीटीज से यहाँ पे मतलब है रिटन वर्क डीलिंग फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली विद द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेडिकल की जो बुक्स होती थी वो किन्होंने लिखी थी? चरक और सुश्रुत ने। इनकी लिखी हुई बुक्स ये सभी सोर्सेज ऑफ लर्निंग हुआ करती थी एंशियंट टाइम में। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्रास एंड काव्यास। डिस्टिंक्शन से मतलब यहाँ पे क्या है? डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सिमिलर थिंग्स और पीपल। शास्त्रास हैं लर्नड डिसिप्लिन, दो अलग अलग तरीके के जो शास्त्र स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे वो। एंड काव्य से मतलब है इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। सो शास्त्रार्थ भी हुआ करता था, मीन्स एक तरह का कंपटीशन भी हुआ करता था, कॉन्ट्रास्ट भी किया जाता था किनके बीच में? दो अलग अलग शास्त्रों के बीच में, दो अलग अलग तरह के जो काव्य होते थे उनके बीच में भी। मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग तरह के जो डिसिप्लिन हुआ करते थे एजुकेशन के, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट भी किया जाता था, करवाया जाता था, मीन्स हेल्दी कंपटीशन के रूप में। Sources of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, अन्वीक्षिका, मीमांसा and शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्ता एंड धनुर्विद्या। और भी सोर्सेज कौन से हुआ करते थे लर्निंग के, जो कि लिया जाता था कहाँ से? इतिहास यानी कि हिस्ट्री, अन्वीक्षिका मतलब लॉजिक, ये होता है तर्क, मीमांसा का मतलब है इंटरप्रिटेशन, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, मीन्स कि लॉजिकली फाइंड आउट करना किसी चीज़ को। शिल्प शास्त्र से मतलब होता है आर्किटेक्चर हमारा, मीन्स जिसमें बिल्डिंग्स बनाना एंड ऑल होता है वो। अर्थशास्त्र होता है पॉलिटी, या फिर हम इसको जो मनी से रिलेटेड, मनी का जो कैलकुलेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें मान सकते हैं। वर्ता हो गया एग्रीकल्चर, मीन्स कृषि, और ट्रेड यहाँ पे मीन्स व्यापार और खेती बाड़ी, ये हो गया एग्रीकल्चर। कॉमर्स से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जानवरों को पालने से रिलेटेड भी एजुकेशन दी जाया करती थी एंशिएंट टाइम में। और इवन धनुर्विद्या, धनुर्विद्या होता है आर्चरी, मीन्स धनुष चलाना भी सिखाया जाता था बच्चों को। मीन्स इससे हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था लाइफ का जिसकी एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती थी। Physical education too was an important curricular area and pupils participated in Krida, Vyayam Prakara and Dhanurvidya for acquiring martial skills and Yoga Sadhana among others. एंड इतना ही नहीं, अभी तो हमने बात की कि उन्हें क्या सिखाया जाता, सब्जेक्ट्स उनके क्या क्या हुआ करते थे, वो तो उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए हो गया। बट यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ के लिए भी कई चीज़ें थी, फिजिकल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट माना जाता था। जैसे कि बच्चे क्रीड़ा यानी गेम्स में या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे, और उनका व्यायाम यहाँ पे मतलब एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती थी, धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी उन्हें, और उन्हें मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाती थी। जो एंशिएंट इंडिया का मार्शल आर्ट था वो योग साधना, मीन्स योगा भी वहाँ पे सिखाया जाता था इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को। The gurus and their pupils worked conscientiously together to become proficient in all aspects of learning. गुरु और उनके pupils यानी कि जो students हैं वो जो है conscientiously means कि in a thorough and responsible way, बहुत ही डिटेल में और एक रिस्पॉन्सिबल वे में पढ़ाई किया करते थे, जिससे कि वो प्रोफिशिएंट बन जाएं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग में। वो जो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें वो क्या हो जाए? प्रोफिशिएंट मीन्स परफेक्ट हो जाए। इन ऑर्डर टू असेस प्यूपिल्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। इन ऑर्डर टू असेस प्यूपिल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज्ड
शास्त्रार्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? लर्नड डिबेट्स, मीन्स डिबेट्स कराई जाती थी, ऑर्गेनाइज कराई जाती थी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स में, ये चेक करने के लिए कि बच्चों को उनने कितना सीखा है। तो ये शास्त्रार्थ कराया जाता था, डिबेट कॉम्पिटिशन। Pupils at an advanced stage of learning guided younger pupils, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, जो एडवांस लेवल की लर्निंग कर रहे होते थे, वो यंगर वंस को गाइड किया करते थे, मीन्स सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ peer लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप और peer वर्क। peer लर्निंग भी हुआ करती थी, मीन्स स्टूडेंट्स साथ में भी सीखा करते थे चीज़ें, जैसे कि आप ग्रुप स्टडीज़ करते हैं वो। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। अब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो इंडिया का एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उसे हम अ वे ऑफ लाइफ कैसे कह सकते हैं। इन एंशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। दोनों, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम भी पॉपुलर था और इनफॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती थी स्टूडेंट्स को। इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशालास, टोल्स, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स। इंडिजिनस मीन्स जो लोकल एजुकेशन होती थी, जो आसपास की एजुकेशन हुआ करती थी, वो बच्चों को दी जाती थी घर पे ही। मंदिरों में भी इसका अरेंजमेंट किया जाता था कभी कभी, या फिर कभी कभी कुछ पाठशालाएं बनाई गई थी, उसमें ये वाली एजुकेशन दी जाती थी। टोल्स यानी कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस डिसाइड कर दिए जाते थे कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और ये एक तरह का खुला स्पेस हुआ करता था। चतुष्पदी होता है जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 4 पिलर्स पे खड़ा हो और उसके ऊपर ऐसे शेड लगी हो, उसके नीचे यहाँ पे बच्चे बैठते थे और गुरु बैठते थे और पढ़ाया जाता था उन्हें। और इवन गुरुकुल का भी प्रावधान था, गुरुकुल्स भी हुआ करते थे। There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. और घरों में, गाँवों में और मंदिरों में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो छोटे बच्चों को गाइड किया करते थे इम्बाइब करने में। इम्बाइब करने से यहाँ मतलब है एब्जॉर्व या फिर असिमिलेट करने में। क्या? पायस वेज मीन्स रिलीजियस वेज, जिंदगी को जीने के रिलीजियस वेज। Temples were also the centers of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system. यहाँ तक कि जो हमारे मंदिर थे वो भी सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करते थे और पूरा इंटरेस्ट लिया करते थे प्रमोशन ऑफ नॉलेज में, ज्ञान का प्रचार करने में, ज्ञान बांटने में बच्चों को। स्टूडेंट्स वेंट टू विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज। और बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन हो जाया करती थी उसके बाद विहाराज, ये कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हुआ करते थे हायर एजुकेशन के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, वहाँ जाते थे उच्च शिक्षा के लिए। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन वॉट वॉज टॉट इन द क्लास। ज़्यादातर जो एजुकेशन हुआ करती थी हमारी एंशिएंट टाइम में वो ओरल थी, मीन्स मौखिक। रिटन वर्क बहुत ही कम या ना के बराबर हुआ करता था। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। बच्चों को वो सभी चीज़ें ओरली याद हो जाया करती थी और फिर वो मेडिटेट भी किया करते, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था फिर अकेले में बैठ के उसको सोचते थे और उसे याद करने की कोशिश खुद से ही किया करते थे। गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। गुरुकुल्स जो कि आश्रम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो रेजिडेंशियल प्लेसेस हुआ करते थे लर्निंग के, जैसे हमारे हॉस्टल्स होते हैं आजकल वैसे हुआ करते थे। मेनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर सेजेस, और ज़्यादातर तो जो ऋषि होते थे उन्हीं के नाम पे उनका नाम रखा गया था। Situated in forests, in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. जो ये गुरुकुल हुआ करते थे ये कहाँ होते थे? जंगलों के बीच में एकदम शांत वातावरण में हुआ करते थे और 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इन गुरुकुलों में पढ़ाई किया करते थे एक साथ। Women too had access to education during the early Vedic period. ऐसा नहीं है कि men ही पढ़ाई किया करते थे, women को भी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई थी वैदिक पीरियड में। Among the prominent women Vedic scholars, we find references to Maitreyi, Vishambhara, Apala, Gargi and Lopamudra to name a few.
प्रोमिनेंट का मतलब यहाँ पे है फेमस। कुछ जो वैदिक एरा की फेमस फीमेल स्कॉलर्स हैं उनमें हमें जो पॉपुलर नेम्स पढ़ने को सुनने को मिलते हैं वो हैं मैत्रेयी, विशंभरा के, अपाला, गार्गी और लोपमुद्रा के। ये कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर फीमेल्स थी। ड्यूरिंग दैट पीरियड द गुरुज एंड देयर शिष्याज लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। गुरु और शिष्य, स्टूडेंट और टीचर एक साथ रहा करते थे और एक दूसरे की हेल्प किया करते थे डे टू डे लाइफ में। लाइक स्टूडेंट्स गुरु जी के लिए जलाने के लिए लकड़ियों का अरेंजमेंट किया करते थे, उनके जो जानवर हुआ करते थे उनकी देखभाल किया करते थे, बदले में गुरु जी उनकी हेल्थ का ध्यान रखा करते थे। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्जिस्ट किया करते थे। The main objective was to have complete learning, leading a disciplined life and realizing one's inner potential. और जो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था इस सभी का, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का, वो ये था कि अच्छे से सीखना जो भी कंटेंट है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखाना बच्चों को, और अपना जो इनर पोटेंशियल है, जो अपने अंदर की ताकत है, उसे पहचान करवाना बच्चों को। ये भी इसका एम हुआ करता था। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स। कई सालों तक बच्चे अपने घरों से दूर रहा करते थे जब तक कि उनका जो गोल था एजुकेशन का वो अचीव ना हो जाए। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड शिष्य स्ट्रेंथेंड विद टाइम। और ऑब्वियस है, जब गुरु और शिष्य एक साथ गुरुकुल में रहेंगे कई सालों तक तो उनके बीच का जो रिलेशन हुआ करता था वो स्ट्रेंथन मीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाया करता था टाइम बीतने के साथ साथ। While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality. अब जो हमारी फील्ड्स थी एजुकेशन की, जैसे हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, ये सभी चीज़ें तो पढ़ाई जाती थी बच्चों को, बट ऐसा नहीं है कि जो एम्फोसिस है वो बस आउटर डिमेंशन को डेवलप करने पे ही था, कि मीन्स बाहरी ज्ञान देने पे, लाइक ये सभी सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ा दिए बस। ये जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस बात पे भी फोकस करता था कि जो बच्चों का इनर डिमेंशन है और जो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसे भी एनरिच किया जाए। जो अंदरूनी चीज़ें हैं, जैसे मेंटल ग्रोथ होती है बच्चे की, वो उसकी पर्सनालिटी भी पॉलिश की जाए, ये सभी पे भी फोकस इक्वली किया जाता था। अब हम पहुंचते हैं इस टॉपिक के पार्ट 2 पे। Let us see what is there in part 2. In part 1, you have read about the ancient education system in ashramas, gurukuls and the way of life in them. हमने ये जाना कि आश्रम कैसे होते थे, गुरुकुल क्या होता था और किस तरह की लाइफ स्टूडेंट्स वहाँ जीते थे। दिस सिस्टम कंटिन्यूड टू फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा एंड द सब्सीक्वेंट पीरियड्स। ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये बुद्धा के टाइम तक भी चला था और उसके आने वाले कुछ सालों तक भी ये चला था। मेनी मोनेस्ट्रीज या फिर विहाराज, मोनेस्ट्रीज होती हैं ये एजुकेशन हब्स होते हैं, पहले के हुआ करते थे, अभी भी होती हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वर सेटअप फॉर मॉन्क्स, मॉन्क्स होते हैं भिक्षु या जो साधु होते हैं वो, एंड नन्स मीन्स फीमेल, यहाँ पे जो स्कॉलर्स होते हैं वो, टू मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस विद द लर्नड फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड के टाइम में इन सभी लोगों के लिए, लाइक मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए मोनेस्ट्रीज या फिर विहारास बनाए गए थे जहाँ पे कि वो मेडिटेट किया करते थे। मेडिटेट से मतलब है जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया है उस पर विचार किया करते थे, आपस में डिबेट किया करते थे, टॉपिक्स डिस्कस किया करते थे, और ये चीज़ें वो कुछ ज्ञानी लोगों से भी डिस्कस किया करते थे, जैसे कि जो उनके सीनियर हुआ करते थे या जो उनसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हुआ करते थे, उन सभी से डिस्कस किया जाता था। ये सब काम कहाँ होता था? मोनेस्ट्रीज में या फिर विहारास में। Around these viharas, other educational centers of higher learning developed which attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal and other distant countries. अब ये जो विहारास बनाए गए थे इंडिया में और जो बाकी के हमारे एजुकेशनल सेंटर्स हुआ करते थे हायर लर्निंग के, जो डेवलप होते गए टाइम टू टाइम,
सो ये सभी अट्रैक्ट करते थे स्टूडेंट्स को आसपास की कंट्रीज से। वो जैसे कि वो कौन सी कंट्रीज़ हुआ करती थी, चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा जो कि अब म्यांमार नाम से जाना जाता है, सिलोन और जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज, मीन्स दूर के देश से भी स्टूडेंट्स आया करते थे इंडिया में पढ़ाई करने, हायर एजुकेशन स्पेशली। विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज़, अब हम विहाराज या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द जातक टेल्स अकाउंट्स गिवन बाय जुआंगजैंग एंड आई किंग, ये जो दो हैं ये चाइनीज स्कॉलर्स थे जो इंडिया आए थे। सो इन्होंने जो टेल्स बताई हैं, इन्होंने जो कहानियाँ बताई हैं उस टाइम की जब वो आए थे, उस वक्त की जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं चीज़ें, as well as other sources tell us that kings and society took active interest in promoting education। तो ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए थे इंडिया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपने स्टे के वक्त में कैसा हमारा देश हुआ करता था, ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में। तो उसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि उस वक्त के जो किंग हुआ करते थे और जो सोसाइटी हुआ करती थी वो बहुत ही एक्टिव इंटरेस्ट लिया करती थी एजुकेशन के प्रमोशन में, क्योंकि एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। एज अ रिजल्ट मेनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत से पॉपुलर एजुकेशनल सेंटर्स जो है एग्जिस्टेंस में आए, मीन्स बनाए गए, डेवलप किए गए। Among the most notable universities that evolved during this period were situated at Takshashila, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतपुरी एंड जगद्दा। जो भी इस टाइम में नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, वो कहाँ सिचुएटेड थी, वो सिचुएटेड थी तक्षशिला में, नालंदा में, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतपुरी एंड जगदला। ये कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ थी उस वक्त की जहाँ फॉरेन से भी लोग आके पढ़ाई किया करते थे। These universities developed in connection with the viharas, जो विहाराज हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज हमारी हुआ करती थी, ये यूनिवर्सिटीज़ उन्हीं के कनेक्शन में ही इस्टेब्लिश की गई थी, हम कह सकते हैं उन्हीं का एक्सटेंशन हुआ करती थी। Those at Banaras, Navadip, Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life in the places where they were situated। ऐसे कई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जो कि बनारस में डेवलप हुए, नवदीप और कांची में डेवलप हुए, और ये टेम्पल से कनेक्टेड हुआ करते थे, और ये सेंटर बने कि इसका कम्युनिटी लाइफ स्किल सिखाने का, उन सभी जगहों पे जहाँ पे ये सिचुएटेड थे, मीन्स उस एरिया में जहाँ पे ये स्कूल्स बनाए गए थे वहाँ पे ये अपना काम अच्छे से करते रहे, स्टूडेंट्स को एजुकेट करते रहे। These institutions cater to the needs of advanced level students, और ये इंस्टीट्यूशंस जिनकी अभी हम बात कर रहे थे वो स्टूडेंट्स को एडवांस्ड लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars। और ये जो स्टूडेंट थे जो यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे वो हायर लर्निंग के सेंटर्स को ज्वाइन किया करते थे अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए। और ये कैसे करते थे, ये करते थे म्यूचुअल डिस्कशंस करके, डिबेट्स करके, और वो किन के साथ, रिनाउंड स्कॉलर्स के साथ, मीन्स जो जाने माने उस वक्त के टीचर्स हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन सभी से डिस्कशन और डिबेट करके ये जो हायर लेवल के स्टूडेंट हुआ करते थे ये अपना नॉलेज एक्सपैंड किया करते थे, बढ़ाया करते थे। क्योंकि डिस्कशंस जब हम करते हैं दूसरों से तो हमें और भी चीज़ें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनका ज्ञान जानते हैं तो। Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views। इतना ही नहीं, ये चीज़ जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे ही नहीं होती थी, बल्कि कभी कभी तो राजा खुद ही ऐसी गैदरिंग कॉल किया करते थे, बुलाया करते थे लोगों को, जिसमें कि क्या होता था, स्कॉलर्स, कंट्री के जो विहार अलग अलग थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उन सभी के जो स्कॉलर्स थे उन्हें राजा बुलाया करता था अपने दरबार में। वो सभी एक दूसरे से मिलते थे, डिबेट किया करते थे कुछ सब्जेक्ट्स पे और अपने व्यूज़ एक्सचेंज किया करते थे।
इससे फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता होती है वो हमें सामने वाले से बात करके डिस्कशन करके पता चल जाती है। इन दिस सेक्शन वी विल गिव यू ग्लिम्सेस ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द एंशिएंट पीरियड। इस सेक्शन में हम एंशिएंट इंडिया के 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे। These universities were considered among the best centers of learning in the world. और ये यूनिवर्सिटीज़ कैसी थी? इन्हें उस वक्त वर्ल्ड में बेस्ट लर्निंग सेंटर्स के रूप में जाना जाता था। These have been recently declared heritage sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. यूनेस्को ने हाल ही में इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये नॉट ओनली नेशनल इंटरेस्ट, अब ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट की जगहें हो गई हैं। सबसे पहले हम डिटेल में जानते हैं तक्षशिला या फिर तक्षशिला के बारे में। इन एंशिएंट टाइम्स तक्षशिला वॉज अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही पॉपुलर सेंटर हुआ करता था लर्निंग का। अब यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म फॉर सेवरल सेंचुरीज। और यहाँ पे स्पेशली पढ़ाया जाता था बुद्धिज्म से रिलेटेड रिलीजियस टीचिंग, यानी कि धर्म से रिलेटेड टीचिंग्स यहाँ पे दी जाती थी, और वो भी कई 100 सालों तक, सेवरल सेंचुरीज तक। It continued to attract students from around the world until its destruction in the 5th century CE. और पूरी दुनिया से स्टूडेंट इसकी तरफ अट्रैक्टेड थे, मीन्स आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? जब तक कि ये डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया। कब? 5th सेंचुरी CE में इसका जब डिस्ट्रक्शन हो गया, आक्रमणकारियों ने इसे खराब कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद से स्टूडेंट्स का आना रुक गया। It was known for its higher education, and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, and the 18 शिल्पास और आर्ट्स। अब ये जो इंस्टीट्यूट था तक्षशिला, यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता था? यहाँ पे एंशियंट स्क्रिप्चर्स, जो हमारी बहुत पुरानी भाषाएं हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, लिपियाँ हैं, वो सिखाई जाती थी। लॉ यानी कानून की पढ़ाई कराई जाती थी। मेडिसिन, चिकित्सा संबंधी एजुकेशन दिया जाता था। एस्ट्रोनॉमी मीन्स ग्रहों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती थी। मिलिट्री साइंस मीन्स वॉरफेयर की युद्ध कौशल सिखाया जाता था कि लड़ाई कैसे अच्छे से लड़ें और जीतें। और जो 18 तरीके के आर्ट्स हैं, शिल्प हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे टीचिंग दी जाया करती थी। तक्षशिला became famous as a place of learning due to its teachers' expertise. Expertise मतलब expert skill और knowledge in a particular field. तक्षशिला जो है उसके पॉपुलर होने का एक और कारण था। वो क्या था कि यहाँ के जो टीचर्स थे वो एक्सपर्ट थे अपने अपने फील्ड्स में। जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाया करते थे, जो भी डिसिप्लिन वो स्टूडेंट को इम्पार्ट किया करते थे, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। Among its noted pupils were the legendary Indian grammarian पाणिनि। इसके जो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स हुए हैं उनमें जाने माने इंडियन ग्रामेरियन मीन्स की जो व्याकरण के ज्ञाता हैं पाणिनि, वो भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं तक्षशिला के। आप इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest work on grammar called अष्टाध्यायी। वो लैंग्वेज और ग्रामर के एक्सपर्ट थे, भाषा और व्याकरण में उन्हें महारत हासिल थी। एंड ही ऑथर्ड, उन्होंने एक बुक भी लिखी है ग्रामर पे, जो कि ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है व्याकरण पे लिखा हुआ, और उसका टाइटल क्या था? अष्टाध्यायी। जीवाका, one of the most renowned physicians in ancient India, and Chanakya, a skilled exponent of statecraft, both studied here. इनके अलावा, पाणिनि के अलावा जीवाका, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिजिशियन मीन्स वैद्य, डॉक्टर थे एंशियंट इंडिया के वो, और चाणक्य जिन्हें कि हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं,
और वो क्या थे, वो एक स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स में, मीन्स कि राजपाट कैसे स्किलफुली चलाया जाए। स्टेट क्राफ्ट से मतलब है द स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स, मीन्स राजपाट को किस तरीके से कुशलता पूर्वक चलाया जाए, मीन्स राजनीति की जो परख है उन्हें बहुत अच्छे से थी। वो भी यहीं के पढ़े हुए थे, वो भी यहीं के स्टूडेंट थे। Students came to Takshashila from Kashi, Kosal, Magad, and also from other countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake. Arduous means difficult and tiring. ऐसा नहीं था कि तक्षशिला में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स काशी, कौशल, मगध से ही आया करते थे, बल्कि अलग अलग कंट्रीज से भी आते थे। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप उस वक्त में आप अगर इमेजिन करें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता होगा। जर्नी बहुत लॉन्ग हुआ करती थी और डिफ़िकल्टीज से भरी होती थी, टायरिंग होती थी, फिर भी ये लोग इतना मुश्किल सफ़र करके आते थे तक्षशिला में पढ़ाई करने के लिए। तक्षशिला वॉज एन एंशियंट इंडियन सिटी विच इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। उस वक्त में तक्षशिला एक इंडियन सिटी हुआ करती थी और अब ये कहाँ सिचुएटेड है, ये है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, मीन्स पार्टीशन के बाद ये एरिया जो है, ये इलाका पाकिस्तान के पास गया। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। ये एक, अगर हम बात करें आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट हो जाता है यहाँ, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट आके स्टडी करते हैं पुराने टाइम का, स्क्रिप्चर्स का, सब कुछ का। तो यूनेस्को ने 1980 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये जगह बस इंडिया के इम्पोर्टेंस की नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के इम्पोर्टेंस की हो गई है। Its fame rested on the university where Chanakya is said to have composed his अर्थशास्त्र। और इस यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने अपनी जो पॉपुलर बुक है अर्थशास्त्र वो यहीं पे कंपोज की थी, इसी यूनिवर्सिटी में ही लिखी थी। Archaeologist Alexander Cunningham discovered its ruins in the mid-19th century। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसके रूइंस को डिस्कवर किया, कब? मिड-19th सेंचुरी में डिस्कवर किया। अब हम जानते हैं कि टीचर का रोल क्या हुआ करता था इस टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। Teachers had complete autonomy in all aspects from selection of students to designing their syllabi। Teachers completely free थे कि वो किन को select करें अपना student बनाने के लिए और किस तरीके का syllabus होना चाहिए, ये सब decide करने के लिए teachers बिल्कुल free थे। When the teacher was satisfied with the performance of the students, the course concluded। और जब teacher को satisfaction हो जाता था अपने students की performance से, उस वक्त ही कोर्स को कंप्लीट माना जाता था, उसके पहले नहीं। He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn। और टीचर को ये भी लिबर्टी थी कि वो जितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहें उतने स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दें और वो वही चीज़ें पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते थे या जो पसंद करते थे। डिबेट एंड डिस्कशंस वर प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्राइमरी मेथड, सबसे जो मेन मेथड था पढ़ाई का वहाँ पे, वो क्या था? डिबेट और डिस्कशन करना एक दूसरे से। टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट। और जो सीनियर हो जाते थे स्टूडेंट्स वो अपने टीचर्स को असिस्ट किया करते थे जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। अब हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी तक हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, अब हम जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। Nalanda, when Xuanzang visited it, was called Nala and was a center of higher learning in various subjects। नालंदा को जब विजिट किया चाइनीज ट्रैवलर Xuanzang ने, तब इसे नाला नाम से जाना जाता था और ये सेंटर हुआ करता था हायर लर्निंग का और यहाँ पे कई सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। The university attracted scholars from the different parts of the country as well as world।
इस यूनिवर्सिटी में इंडिया से तो लोग आते ही थे, वर्ल्ड के भी कई कंट्रीज से लोग आया करते थे पढ़ाई करने के लिए. द चाइनीज स्कॉलर्स आई क्विंग एंड जुआनजैंग विजिटेड नालंदा इन द 7th century CE. दो चाइनीज स्कॉलर्स नेम्ड आई क्विंग एंड जुआनजैंग, इन दोनों ने विजिट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को कब? 7th century CE में. दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा, और उन्होंने बहुत ही डिटेल में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी बुक में, अपने ट्रैवलॉग में लिखा है. दे हैव नोटेड दैट एज मेनी एज 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussions. उन्होंने लिखा है कि 100 से भी ज़्यादा डिस्कोर्सेज मीन्स लेसन्स हुआ करते थे डेली बेसिस पे, और अलग अलग डिसिप्लिन्स यानी अलग अलग स्ट्रीम्स की एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. और उसका मेथड क्या होता था? मेथड होता था डिबेट और डिस्कशन, मीन्स एक दूसरे से डिस्कस करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, या डिबेट करना, यही तरीका होता था. और 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स पे, 100 से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं विषयों पे चर्चा डेली बेसिस पे की जाती थी. Xuanzang himself became a student of Nalanda to study योग शास्त्र. Xuanzang भी इतने इम्प्रेस हुए यहाँ से कि उन्होंने भी योग शास्त्र में एडमिशन ले लिया और यहाँ के स्टूडेंट बने. He has mentioned that the chancellor of Nalanda, Shilbhadra, was the highest living authority in yoga. और Xuanzang ने मेंशन किया है अपनी बुक में कि उस वक्त जो चांसलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम था शीलभद्रा, वो योगा के हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे उस वक्त, मीन्स सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते थे उस वक्त. द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड अ वाइड रेंज. जो भी कोर्सेज वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में उस टाइम में ऑफर किए जाते थे वो बहुत ही वाइड थे. ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, बहुत कुछ पढ़ाया जाता था. ऑलमोस्ट द एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल, जैसे कि उस वक्त में नॉलेज की जो भी स्ट्रीम्स अवेलेबल थी, जो भी फील्ड अवेलेबल थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पार्ट की जाती थी स्टूडेंट्स को, वो सभी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती थी. Students at Nalanda studied the Vedas and were also trained in fine arts, medicine, mathematics, astronomy, politics and the art of warfare. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था उन्हें वेदास में ट्रेन किया जाता था, उन्हें फाइन आर्ट्स मीन्स ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल ये भी सिखाया जाता था, मेडिसिन की ट्रेनिंग दी जाती थी, मैथ्स पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी, और इवन पॉलिटिक्स और वॉरफेयर मीन्स राजनीति शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, और उन्हें युद्ध कौशल मीन्स युद्ध लड़ने की कला भी सिखाई जाती थी. द एंशियंट नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE to 12th century CE. नालंदा जो हमारा पुराना इंस्टीट्यूट था वो सेंटर ऑफ लर्निंग रहा 5th century से लेके 12th century CE तक, मीन्स हम मान सकते हैं कि 700 सालों से ज़्यादा तक. लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, India, Nalanda was one of the oldest universities of the world and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihara a World Heritage Site. अब आज के प्रेजेंट डे में अगर हम लोकेशन देखें नालंदा यूनिवर्सिटी की तो ये बिहार के राजगीर इलाके में है, और विश्व की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मीन्स जो विश्व की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक इसे माना जाता है. और यूनेस्को ने जो नालंदा के रूइंस हैं मीन्स जो डिस्ट्रॉयड पार्ट्स हैं उन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है. The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilizational dialogue. जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है वो envisaged means predict करती है क्या, एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, अपने आप को प्रेडिक्ट करती है. सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग का मतलब हो गया दो सिविलाइजेशंस के बीच में डायलॉग की तरह अपने आप को प्रस्तुत करती है, मीन्स कि पुराना सिविलाइजेशन और नया सिविलाइजेशन भी. अब हम जानेंगे एक कम्युनिटी का रोल क्या हुआ करता था एंशिएंट टाइम में जब बात एजुकेशन की आती थी. तो
At that time, knowledge was considered sacred and no fee was charged. ज्ञान बांटना बहुत ही पवित्र काम माना जाता था उस वक्त में, और इसके लिए कोई भी फीस स्टूडेंट से नहीं ली जाती थी. Contributions towards education were considered the highest form of donations. और जो लोग भी एजुकेशन की जगहों को डोनेशन दिया करते थे, जो स्कूल्स होते थे, यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जो भी उन्हें डोनेशन किया करते थे, इस डोनेशन को सबसे बड़ा दान यानी कि महादान माना जाता था. विद्या का दान, महादान, ये कंसिडर किया जाता था. ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम फॉर्म और द अदर. जो समाज के लोग थे वो किसी न किसी फॉर्म में एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया करते थे. जैसे कि जिसके पास बहुत पैसा है तो वो पैसे दे देता था, अनाज, अगर बहुत अच्छा किसान है तो अनाज दे देता था, जिसके पास जानवर होते थे वो जानवर दे देता था, जिससे कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स वहाँ पे थे वो उनका दूध इस्तेमाल कर सके. इस तरीके से सब अपने अपने लेवल का कंट्रीब्यूशन देते थे. फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी. फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था किसके द्वारा? जो रिच मर्चेंट मीन्स अमीर व्यापारी होते थे वो देते थे, वेल्दी पेरेंट्स होते थे जो अमीर पेरेंट्स स्टूडेंट्स के वो, और इवन सोसाइटी में भी जो भी प्रोमिनेंट लोग थे वो दान दिया करते थे. बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, द यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड ऑल्सो. नॉट ओनली कि बिल्डिंग्स मिल जाती थी यूनिवर्सिटीज़ को, उन्हें लोग ज़मीनें भी दान में दिया करते थे. दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगदला. इस तरह का फ्री एजुकेशन सिस्टम बस नालंदा और तक्षशिला में ही नहीं था, बल्कि ये बाकी की एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि वल्लभी, विक्रमशिला और जगदला में भी प्रचलित था. At the same time, in the south of India, Agrahara served as centers of learning and teaching. अब सदर्न इंडिया की बात करें तो उसी वक्त में अग्रहारा नाम के इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे सदर्न इंडिया में. वो लर्निंग और टीचिंग का सेंटर थे. साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो had other cultural institutions known as घटिका एंड ब्रह्मपुरी. और बाकी के कल्चरल इंस्टीट्यूशन उनके अलग भी हुआ करते थे. साउथ इंडियन किंगडम्स के उन्हें घटिका या फिर ब्रह्मपुरी कहा करते थे. मे बी वहाँ पे कल्चर की एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी. घटिका वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज. घटिका जो है वो छोटा होता था साइज में, और वहाँ पे क्या सिखाया जाता था? रिलीजन और कल्चर का ज्ञान दिया जाता था बच्चों को. एंड अग्रहारा वॉज अ बिगर इंस्टीट्यूशन. अग्रहारा घटिका के कंपैरिजन में बिगर इंस्टीट्यूशन था. अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्न्ड ब्राह्मण्स with its own power of government and was maintained by generous donations from the society. अब अग्रहारा में रहते कौन से लोग थे? लर्निड ब्राह्मण्स, जो कि गुरु हुआ करते थे, वो रहा करते थे. इनका अपना खुद का गवर्नमेंट हुआ करता था, एक मीन्स पावरफुल गवर्नमेंट थी. और मेंटेनेंस इनका कौन देखता था? जो सोसाइटी के लोग थे, जो जेनरस डोनेशंस मीन्स बहुत सारा दान दिया करते थे, उससे इनका मेंटेनेंस मैनेज किया जाता था. टेम्पल्स, मठास, जैन बसाडीज एंड Buddhist viharas also existed as other sources of learning during this period. उस पीरियड में टेम्पल्स, मठ और जैन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बुद्धिस्ट विहार, ये सभी सोर्सेज ऑफ लर्निंग के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे. कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो आगे कंटिन्यू किया गया. The Indian education system continued in the form of ashramas in temples and as indigenous schools. Indigenous means native. जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वो कंटिन्यू रहा आगे आश्रम्स के फॉर्म में और मंदिरों के फॉर्म में. मीन्स मंदिरों में भी एजुकेशन दी जाया करती थी. और कुछ इंडिजिनस मीन्स नेटिव स्कूल्स भी खोले गए थे, वहाँ भी एजुकेशन दी जाती थी. During the medieval period, maktabs and madrasas became part of the education system. जब medieval period में यानी कि जब मुगलों का टाइम चल रहा था, उस वक्त मकतब और मदरसा भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन गए.
ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया। प्री कॉलोनियल मीन्स अंग्रेज जब इंडिया पे रूल कर रहे थे उस टाइम के पहले से जो हमारे नेटिव स्कूल्स थे, जो नेटिव हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वो बहुत ही अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। नेटिव का मतलब जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था वो। दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर। और ये क्या था, ये जो हमारा नेटिव एजुकेशन सिस्टम था ये एक एक्सटेंशन था फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का, जिसकी की जड़ें बहुत पहले ही लगाई जा चुकी थी। मीन्स कि एंशियंट टाइम में ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया था, उसकी शुरुआत हो चुकी थी, वो ही अभी तक कैरी ऑन हो रहा था। दिस सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपने एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो मोस्टली क्या था, रिलीजियस हुआ करता था, रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करता था, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया करता था, और ये ही एजुकेशन का थीम हुआ करता था। टोल्स इन बंगाल, टोल्स होते हैं ओपन एरियाज, जो मैंने आपको पहले ही बताया बंगाल में वो एजुकेशनल प्लेसेस के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। पाठशालाज मीन्स स्कूल्स वेस्टर्न इंडिया में थे, और चतुष्पदी मीन्स जो मैंने आपको पहले बताया वो जगह बिहार में उस तरह की जगह भी थी। और सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे बाकी के पार्ट्स में भी इंडिया के, नॉट ओनली इन बंगाल, नॉट ओनली इन वेस्टर्न इंडिया बिहार, बल्कि भारत के अलग अलग पार्ट्स में भी इसी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्लरिश कर रहे थे। लोकल रिसोर्सेज वाया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन। और इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता था, लोकल रिसोर्सेज मीन्स सोसाइटी से मिल जाता था, जो वो डोनेशन दिया करते थे उससे आराम से इनका काम चल जाता था। रेफरेंसेज इन टेक्स्ट एंड मेमोयर्स इन्फॉर्म दैट विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन सदर्न इंडिया। उस टाइम के अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उस टाइम के, जो मेमोयर्स हैं मीन्स लोगों ने अपने मेमोरी पे बेस्ड चीज़ें लिखी हैं, अगर हम उन्हें गो थ्रू करते हैं तो हम पाते हैं कि उस वक्त में विलेजर्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, विलेजर्स भी सपोर्ट करते थे एजुकेशन को सदर्न इंडिया में पहले के वक्त में। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the students, both inner and outer self, thus preparing them for life. अब इतनी चीज़ें पढ़ के जान के हमें इतना तो पता चल गया है कि हमारा जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था वो स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता था। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, ओवरऑल से मतलब हम लगा सकते हैं कि हर तरीके का डेवलपमेंट, जैसे कि नॉट ओनली कि हम उन्हें बस ज्ञान दें बल्कि हम उनकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करें, उन्हें ये टीचिंग भी दी जाती थी, उन्हें सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी दी जाती थी, उन्हें एक ह्यूमन की तरह लाइफ कैसे जीनी है ये भी नॉलेज दी जाती थी, और उनकी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता था। इसका मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था स्टूडेंट्स के। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड। एजुकेशन फ्री था लेकिन सेंट्रलाइज्ड नहीं था, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड नहीं हुआ करता था उस वक्त में। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। और एंशिएंट एजुकेशन का फाउंडेशन डाला गया था हमारे रिच कल्चरल ट्रेडिशन के वक्त में, जब ये पीक पे हुआ करता था। India thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspects of life holistically. और indirectly ये एजुकेशन सिस्टम हेल्प करता था स्टूडेंट्स को, इवन सोसाइटी को, किसमें, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली फिट लोगों के डेवलपमेंट में। हमारा जो ये एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है ये समाज को फिजिकली फिट लोग प्रोवाइड किया करता था, जो कि इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होते थे, स्पिरिचुअल होते थे और इवन आर्टिस्ट भी हुआ करते थे, और वो लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीना जानते थे। मीन्स कि एक इंसान के तौर पे, एक ह्यूमन की तरह वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए, सोसाइटी के सभी लोगों की, नेचर की रिस्पेक्ट, एनिमल्स की रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए वो लाइफ जीते थे। इस तरह के लोगों को हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया करता था, उनका इस तरीके का डेवलपमेंट किया करता था। आवर प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को सीखना चाहिए
हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम से। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school. इसलिए स्ट्रेस किस पे डाला जा रहा है कि स्कूल से बाहर का जो ज्ञान है वो भी बच्चों को दिया जाए। लर्निंग आउटसाइड द स्कूल मीन्स कि एजुकेशन को लिमिटेड ना रखा जाए बस स्कूल तक, स्कूल की बाउंड्रीज से बाहर भी एजुकेशन है, इस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए। मीन्स रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं होना चाहिए। Today, education is recognized the role and importance of multilingual and multicultural education. आज के ज़माने के जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी शिक्षाविद हैं, जो ज्ञानी हैं इस फील्ड के, उन लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया है रोल किसका? मल्टीलिंगुअल मीन्स कई भाषाओं के एजुकेशन का, और मल्टी कल्चरल एजुकेशन मीन्स कि डिफरेंट कल्चर्स का भी एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया जाना चाहिए। देयर बाय कनेक्टिंग द एंशियंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम एंशियंट और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंटेम्प्रेरी लर्निंग मीन्स आज की लर्निंग से कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस कनेक्शन का उठा सकते हैं। तो इस लेसन में हमने ये जाना कि हमारी दो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ नालंदा और तक्षशिला कितनी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही थी, किस तरीके से वो सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करती थी, देश विदेश से स्टूडेंट्स आया करते थे वहाँ पढ़ने, और वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की वहाँ पे टीचिंग दी जाती थी, और किस तरीके से मेडिवल टाइम में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा चेंज होता है और कॉलोनियल टाइम में और भी चेंज हो जाता है, और किस तरह से अब के लोग समझ गए हैं कि हमें अपने एंशियंट एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ सीखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।